हमारी जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है, समरस समाज की स्थापना करना चाहती है। जाति और धर्म से उठ करके हमारी पार्टी काम करती है कि जिनके हाथ में नीतीश कुमार ने बागडोर दिया, अभी तक उन्होंने पार्टी को फैलाया, पार्टी को बढ़ाया और जन सरकार के जो मामले है उसको हमेशा उठाने का काम किया। ये काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में भी और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में हो रहा है। 16 साल के में जो काम किया है हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस काम की चर्चा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया में इसकी चर्चा है। बिहार में और पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण बनाए जाते हैं, वो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य निर्धारित करता है। नीतीश कुमार के सफर को अगर बिहार की जनता देखेगी तो उसमें देखेगी कि एक शख्स उनके साथ बहुत करीब से, बहुत समय से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के खास सिपहसालार, नीतीश कुमार के खुद के ग्रामीण क्षेत्र जिससे वो आते हैं वहाँ के विधायक और समता पार्टी से लेके जनता दल यूनाइटेड तक, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, आज हमारे साथ हैं। श्रवण जी, पहले तो स्वागत है आपका। समता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मुझे मौका दिया। आपको, प्रभात जी और धनंजय जी को विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। श्रवण जी, समता पार्टी फिर जनता दल यूनाइटेड, आप नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के सभी सही और गलत फैसले के आप सहभागी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो अभी करंट का सिनेरियो है, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय टीम में बदलाव देखने को मिला है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पे अब एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को विराजमान किया गया है। लोगों का कहना है कि जातीय समीकरण के हिसाब से ये फैसला आत्मघाती है। इस पे आपके क्या टेक है? सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, बनाए गए हैं, नीतीश कुमार जी कि जिस अध्यक्ष को बनाने में उनकी मुहर लगी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। और इसलिए धन्यवाद शुभकामना देता हूं कि श्री ललन सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ हैं। उनको लोकसभा का, राज्यसभा का, बिहार में विधान परिषद का और बिहार में पार्टी के अध्यक्ष रहने का भी अवसर उनको मिला है। और वो पुराने अनुभव से पार्टी को सींचेंगे और जो पुराने लोग थोड़े अलग थलग पड़ गए थे उस सब लोगों को जोड़ने की बात उन्होंने कही है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का विस्तार न सिर्फ बिहार तक वो सीमित रखेंगे बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी का व्यापक फैलाव करने में इनके अनुभव का, इनके काम का मुझे फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक वोट की राजनीति का साधने का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई मायने नहीं रखता है। हमारी जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है, समरस समाज की स्थापना करना चाहती है। तो जाति और धर्म से उठ करके हमारी पार्टी काम करती है। तो मुझे विश्वास और भरोसा है कि जिनके हाथ में नीतीश कुमार ने बागडोर दिया, अभी तक उन्होंने पार्टी को फैलाया, पार्टी को बढ़ाया और जन सरकार के जो मामले है उसको हमेशा उठाने का काम किया। ये काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में भी और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में हो रहा है। बिहार में 4 टर्म से आपकी सरकार है और नीतीश कुमार ने इस बार जब चुनाव हुए थे तो ये कहा भी था कि अंत भला तो सब भला। तो इस अंत को क्या नया प्रारंभ माना जाए? क्या जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से गुजरात मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, उसी तरीके से बिहार मॉडल को पूरे देश के अंदर फैलाना चाहती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आना चाहती है? देखिए, हम मॉडल की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं और हमें भरोसा है जो काम हमने बिहार में किया है 15 सालों में, 16 साल के लगभग हो रहे हैं सरकार के,
16 साल के में जो काम किया है हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस काम की चर्चा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया में इसकी चर्चा है। और सचमुच जो बिहार के लोग बिहार से बाहर रहते हैं दूसरे देशों में, वो जब लौटते हैं तो वहाँ के चैनलों पर, वहाँ के समाचार पत्रों में जो बात छपती है उसके हिसाब से जब यहाँ पर आते हैं, आप सोचते हैं तो सचमुच बिहार बदला बदला सा लगता है। और हमने कई ऐसे कदम उठाए हैं जी। हम अपने डिपार्टमेंट की भी बात अगर करें, ग्रामीण विकास विभाग की, तो ग्रामीण विकास में भी जो हमने काम किया है उसका, उस तरह का काम बिहार देश के किसी राज्यों में नहीं हुआ। और अन्य कार्य भी बिहार में जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ वो दूसरे किसी राज्य में उदाहरण बना है। और हमारा जो काम हुआ है उसको दूसरे राज्य ने एडॉप्ट किया है। अब वो मॉडल समझ के एडॉप्ट किया है या अच्छा समझ के एडॉप्ट किया है, तो उन राज्यों के लोगों से पूछिएगा, वहाँ की सरकारों से जब आप इंटरव्यू कीजिएगा तब पता चलेगा कि क्या है नीतीश कुमार के शासन में। हम एक बात सिर्फ बताते हैं अपने विभाग में उदाहरण के तौर पर, बिहार में और पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण बनाए जाते हैं। वो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन इससे इतर बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण विकास विभाग में फैसला लिया कि जिसके पास आवास आप प्रधानमंत्री में दे रहे हैं लेकिन उसके पास जमीन नहीं है तो कहाँ बनाएगा। बिल्कुल। और सरकारी जमीन भी अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है और वहाँ से अलग नहीं जाना चाहता है तो सरकार के तरफ से उनको 50,000 रुपया, उनको 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए सरकार देती है राज्य के खजाने से। नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रधानमंत्री आवास सामाजिक आर्थिक जनगणना जो 2011 में हुए और उसमें उसका नाम नहीं है, तो उसके लिए एक सूची जो नई बनी 2018 में, उसके हिसाब से उसमें नाम आ गया, लेकिन उसके बाद ज़मीन नहीं है तो उसको भी हम ज़मीन देंगे या उसको 60,000 रुपया देंगे। दूसरी जो हमारी योजना है कि ये प्रधानमंत्री सूची में उसका नाम नहीं है तो बेचारा गरीब को नहीं मिलेगा मकान, तो वैसे गरीब को भी हम वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करा के उनको घर बनाने का काम करते हैं और राज्य के खजाने से पैसा देते हैं। तीसरी योजना जो उसमें लिया गया कि 1 जनवरी 1996 से पहले जिनके आवास बने हैं किसी भी योजना से गरीब लोगों का, और उसका मकान छत बिछत हो गया, 96 में जो घर बना गिर गया, तो वैसे लोगों को राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया दे करके उनके भी घर बनाने का काम करते हैं। जो दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तीसरा योजना उसमें एक और मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि 2010 मार्च के पहले जिसके आवास की स्वीकृति मिली और किसी कारण से उसका आवास नहीं बना, उसको भी 50,000 रुपया राज्य के खजाने से देकर उसकी घर की मरम्मती कराते हैं, उसके घर अधूरे को पूरा कराते हैं। ये फैसला बिहार की सरकार ने लिया जो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो काम है, जब ये दूसरे राज्य के सरकारें जब इसको देखती है, दूसरे राज्य के जो गरीब लोगों सोचते हैं और प्रेस और मीडिया के माध्यम से जब ये खबर चलती है तो वहाँ के गरीबों में ये लगने लगता है कि मेरे राज्य में भी होता तो इसका व्यापक लाभ हमको मिलता। तो इस तरह के हम लोग काम करते हैं। इसके अलावे भी जैसे हमारा राज्य मॉडल बना, अब जैसे ग्राम शिक्षा समिति हमारी है, तो ग्राम शिक्षा समिति के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, हमारे जो मध्य विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति है। और जो वहाँ पर तीसरा या चौथा क्लास में पढ़ने वाला जो लड़का या लड़की हो, अगर जिसके बच्चे फर्स्ट रहते हैं क्लास में, उसके माता को वहाँ का सचिव बनाया जाता है और जो वार्ड के मेंबर है वो अध्यक्ष होते हैं। और उस प्रकार से स्कूलों का देख रेख, ये मॉडल है हमारा। इस मॉडल को भी लोगों ने कहा कि अच्छा है। सर आपने जब कहा कि जब बाहर से लोग आते हैं, हम जो प्रवासी हो गए हैं रोज़गार की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, उनको बिहार से 2 समस्याएं अभी भी हैं। पहली समस्या, बिहारियों की एक बहुत बड़ी भाषा है, सिर्फ बिहारियों की नहीं, अब तो बहुत बड़े समाज की एक बड़ी भाषा है भोजपुरी।
जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बिहार में गठबंधन में हैं, उन्हीं के साथ आप देश में भी गठबंधन में हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी इस बात की घोषणा की थी कि भोजपुरी बोलने वालों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि भाषाई अस्मिता जो है वो एक गौरव का विषय होती है, जिसको लेकर तमाम सरकारें उदासीन रही है और पिछले 18 साल से 16 साल से आप लोग भी उदासीन ही बने हुए हैं? निश्चित रूप से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी इस पक्ष में हैं कि भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सबके लिए लोकप्रिय है। बिल्कुल। और इस भाषा को तवज्जो मिलना चाहिए। और मैं भी अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को कि इस भाषा को तवज्जो दिया जाना चाहिए। अब अगला सवाल जो प्रवासी लोग हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से मैं पूछता हूँ। हम जब भी जुलाई से लेके नवंबर तक टीवी चैनल्स पे बिहार की खबरें देखते हैं, आमतौर पे हर वर्ष हमें रिपीटेडली एक ही खबर देखने को मिलती है, बाढ़ की। जब हम अपने अन्य राज्य के मित्रों से बातचीत करते हैं तो वो मजाक में कह देते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में बाढ़ चल रहा है। हम कब तक बिहार में बाढ़ की ये खबरें लगातार सुनते रहेंगे? क्यों 16 साल से कोई सरकार ऐसा प्रबंध नहीं कर पाई कि हर वर्ष तिरपाल बांटने की जगह पे बाढ़ का एक निरंतर उपाय ढूंढा जा सके? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और ये सवाल प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ सवाल है जी। और अभी तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना हमेशा बनाई जाती है और इस योजना पर काम होती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा अपने हिसाब से ऐसा स्वरूप लेके आती है कि जो हम लोग काम करते हैं, बना बनाया काम को प्राकृतिक आपदा बिगाड़ देती है। तो निदान की दिशा में काम हमेशा हो रहा है और बाढ़ के साथ साथ बिहार को एक और आपदा से नुकसान होता है, उसका नाम है सुखाड़। अगर उत्तर बिहार के हमारे इलाके बाढ़ के चपेट में होते हैं तो दक्षिण बिहार का इलाका सुखाड़ के चपेट में होता है। तो इनसे निपटने के लिए योजना बनाई जाती है और उस योजना पर काम भी हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। जब तक इसको भारत सरकार का सहयोग पूरा नहीं मिलेगा तब तक इस तरह की योजनाओं पर पूरी तरह से काम नहीं हो सकता है। और बिहार में तो एक और बगल में बंगाल है, बिहार में के बगल में तो एक देश है नेपाल है और नेपाल से बिहार को सबसे ज़्यादा तबाही होती है। तो इस दिशा में भारत सरकार को बिहार की सरकार ने कई बार नदियों को सिल्टेशन के मामले में, नदियों के तटबंध के मामले में, नदियों को जोड़ने के मामले में और ये बाढ़ से निजात पाने के लिए उपाय की दिशा में कई बार भारत सरकार से वार्ता भी मेरे जानकारी में है कि हुई है। तो मैं समझता हूँ निपटने के लिए हमारी सरकार, बिहार की सरकार काम कर रही है और सुखाड़ से भी निपटने का उपाय सरकार निकाल रही है। अब आपदा के आगे तो किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और कोशिश हमारी जारी रहेगी। बहुत बढ़िया सर। अब इस सवाल के मूल बिंदु पे आते हैं। जब बिहार में लोग आते हैं देश से विदेश से देखने के लिए, कब तक? एक दौर था जब हम मानते हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज स्थापित था, अब तो शायद वो जंगल राज समाप्त हो गया है। तो कब बिहार का आदमी बिहार में रह के बढ़िया इंडस्ट्रीज़ देख पाएगा, अमेज़न देख पाएगा, फ्लिपकार्ट देख पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट देख पाएगा? कब बिहार की अपनी इंडस्ट्रीज़ होगी? कब बिहार का आदमी सिर्फ बिहार में रोज़गार प्राप्त कर पाएगा? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और जो सवाल को लेकर बिहार चिंतित है, बिहार की सरकार चिंतित है, बिहार के लोग चिंतित है, ये सवाल आपने पूछा है। जी सर। यह बात सही है कि हम रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे चल रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने और बिहार की सरकार ने भी, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाया था। बिल्कुल। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठता तो बिहार में निवेश करने वाले लोग बड़े पैमाने पर आते। हमारी कोशिश अभी भी हो रही है। उद्योग के क्षेत्र में हम नए
कानून भी बना रहे हैं, हम नई उद्योग नीति भी बना रहे हैं, बना चुके हैं। उस हिसाब से हम वहाँ पर काम शुरू हमने किया है। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा हमको मिल जाता तो बाहर से निवेश करने वाले बड़े तादाद में आते। हमने कई काम वहाँ पर शुरू किया है। वहाँ पर हमने शुरू किया है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के जो हमारे नौजवान हैं, अगर वो इंटर पास हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर कोई छोटा इंडस्ट्री हम लगावें तो 10 लाख रुपया की इंडस्ट्री के लिए सरकार उनको इजाज़त दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपया उनको सब्सिडी देगी। और समय के अंदर अगर वो पैसा 5 लाख जमा करेंगे बैंक को तो उनको सूद भी उनका माफ़ हो जाएगा। तो हमारे जो नौजवान हैं वो छोटे छोटे इंडस्ट्री आज लगा रहे हैं। और दूसरा जो ये अभी कोरोना का जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज आया, इसमें हमारे जो बिहार के नौजवान जो हुनरमंद थे वो दूसरे राज्यों में जो थे, उनका हम इस कोरोना के टाइम में स्किल टेस्ट कराया। यानी स्किल जिसके अंदर है, जो हुनरमंद है, उनको अलग अलग श्रेणी में हमने बांटा और उससे ये पता चल गया हमको कि ये किस तरह के काम करने के लायक हैं। तो उनको अलग अलग श्रेणी में बांट करके उनको जो हुनरमंद आए हैं उनके हुनर का, उनके विवेक का, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांट के उनको उसमें लगा रहे हैं। अभी बेतिया में एक जो बाहर से लोग आए हैं और उन जो हुनरमंद थे उन लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये बेतिया का तो चनपटिया एक जगह है जहाँ ये काम हो रहा है। आप अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर उसको दिखवाइए कि जो हुनरमंद है किस तरह से बिहार की सरकार काम वहाँ पर ले रही है उनसे और किस तरह के सामान उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह भी ये हमारे नौजवान कर रहे हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा करके। और इसके अलावे इथेनॉल का बड़ा हब बिहार बनने जा रहा है। तो इथेनॉल के भी बड़े कारखाने बिहार में मैं समझता हूँ कि लग रहे हैं और छोटे छोटे कारखाना के प्रति लोगों को जागृत हो रहे हैं। और जो बाहर में खास करके काम कर रहे थे, हुनरमंद थे, वो लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। और हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा बिहार में हम दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा हमें लगता है कि बिहार कारखाना के मामले में भी, उद्योग के मामले में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, हम समझते हैं जब तक कारखाने नहीं लगेंगे तब तक बेरोजगारी का समस्या हल नहीं हो सकता है। ऐसे तो अनेक जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, विभाग हैं बिहार में, सभी विभागों में नियुक्तियां हो रही है। शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, नर्स की नियुक्ति हो रही है, सहायक की नियुक्ति हो रही है, ऑपरेटर की नियुक्ति हो रही है। हर विभाग में नियुक्तियां हो रही है। परंतु उद्योग के माध्यम से जो रोजगार मिलेगा, मैं समझता हूँ उसी से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। बहुत आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा और इस इंटरव्यू को समाप्त करूँगा। सबसे पहले आपको बधाई। आपने राजगीर और नालंदा के आसपास जो काम किया, विश्वविद्यालय के आसपास जो काम किया, उसने बहुत सारे टूरिस्टों को जो है बिहार की तरफ अट्रैक्ट किया है। लेकिन अभी भी बिहार के अंदर टूरिज़्म की अपार संभावनाएँ हैं। जैसे अगर आप मधुबनी के आसपास के इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे पगपग पोख है, यानी कि बहुत सारे तालाब हैं, उच्चैठ है, कपिलेश्वर स्थान है, वैसे कई देविक स्थल भी हैं। फिर आगे आते हैं तो रामेश्वर सिंह जी का जो है वो राजनगर में किला देखने को मिलता है जो जर्जर हालत में है। बिहार सहेज क्यों नहीं पा रहा है इनको? क्यों लोग गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड जाना पसंद कर रहे हैं? क्यों बिहार टूरिज़्म जो है वो एक बड़े स्तर पे नहीं आ पा रहा है? आपको नहीं लगता कि बिहार में जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो बिहार की जो स्थिति है वो वैश्विक स्तर पे आएगी जो पहले हुआ करती थी? देखिए, आपका एक एक सवाल महत्वपूर्ण है। जी सर। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ नालंदा को डेवलप नहीं किया, बोधगया को डेवलप नहीं किया, वैशाली को डेवलप नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार में सनातन सर्किट भी बनाए गए, गांधी सर्किट भी बनाए गए, हमारे यहाँ सूफी सर्किट भी बनाए गए, जैन सर्किट भी बनाए गए और बुद्ध सर्किट भी बनाए गए। यानी सभी धर्मों को लेकर एक सर्किट बनाया गया कि जो धर्मावलंबी है और जो धर्म के हिसाब से जिनकी जो प्रतिष्ठित उनकी जगह है, उनकी जो धरोहर है, जो उनकी संस्कृति विरासत है, उसको हम
पहले तो उसको संरक्षित करेंगे, बिल्कुल। और जब संरक्षित कर लेंगे तब उसके बाद वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। हम उनको सड़क से जोड़ेंगे, उनको बिजली देंगे, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, और इसके अलावे जो और भी काम वहाँ के लिए विधि व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम वहाँ पर सब लागू करेंगे। तो जहाँ जहाँ इस तरह के जो हमारे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, हमारे पुरखों से जुड़ा हुआ चीज़ है, हमारी संस्कृति विरासत में जो रही है, उन चीज़ों को एक एक करके बिहार के सरकार और नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये पहला काम नीतीश कुमार जी ने किया कि जितने ऐसे धरोहर है उसको चिन्हित करने का काम ये सर्किट बना करके किया गया। तो आज बिहार का हर इलाका जहाँ इस तरह के मंदिर है, इस तरह के हमारे तालाब है, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली योजना बिहार में चल रहा है। देश नहीं पूरे दुनिया में जब जलवायु परिवर्तन होने लगा तो सबसे पहले बिहार इस पर इनिशिएटिव लिया। और आपको बता दें कि बिहार के 5 से 6 करोड़ लोग बिहार की सड़कों पर चिंता का विषय बना दिया कि 6 करोड़ लोग सड़क पर उतर के कहा कि जलवायु परिवर्तन को हम रोकेंगे। और जितने तालाब हैं जी सर, तो सबका जीर्णोद्धार है। 24,000 करोड़ से ज़्यादा राशि इन तालाबों को पोखर और आहर के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और आने वाले 1 साल गुजरा है, 2 साल और हमको इस पे काम करना है ताकि जितने तालाब हैं उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ गिरजाघर है, सब संस्कृति धरोहर को हम ठीक ठाक से करेंगे ताकि पर्यटक के क्षेत्र में न सिर्फ बोधगया लोग आवे, न सिर्फ राजगीर आवे, न सिर्फ वैशाली जाए, न विक्रमशिला जाए, बल्कि पूरे राज्य के जो हमारे धरोहर है उनको भी देखने के लिए देश और विदेश से लोग आवे। इस बात के लिए मुझे फ़ख्र है कि बिहार गोवा से कम नहीं है। गोवा में से ज़्यादा आज हमारे बिहार में टूरिस्ट आ रहे हैं। अभी तो कोरोना का समय है, एक समय था कि गोवा से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते थे। वहाँ तो फिल्मी स्टार लोग ज़्यादा वहाँ पर जुटते हैं। अब बिहार में भी खेल परिसर बन रहा है, बिहार में भी खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, बिहार में भी अब फिल्म स्टार के क्षेत्र में भी सब जगह काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा बन गया। अब वहाँ तो पढ़ाई 2-3 साल से हो रही है। वहाँ आयुध कारखाना है, वहाँ तरह तरह का बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ, महावीर से जुड़ा हुआ सभी दर्शनीय स्थल है। उसको देखने के लिए देश और विदेश से काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, आएंगे। समय अगर ठीक हो गया, कोरोना का तीसरा लहर नहीं आया, तो बिहार से ज़्यादा किसी दूसरे राज्य में टूरिस्ट नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शरण कुमार जी के लिए एक बात साफ स्पष्ट रूप में आप कह सकते हैं कि इनके जो पिछले भी इंटरव्यूज़ रहते हैं, जो बयान रहते हैं, ये बड़े सीधे और स्पष्ट आदमी हैं, सीधा कहते हैं। और आज के इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने मेरे सभी सवालों का जवाब बिल्कुल साफ सादगी से दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के लोगों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का बिहार जो आप देखते हैं उस बिहार की पटकथा आज ने नहीं लिखी है। ये बिहार अशोक का बिहार है, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार है, चाणक्य का बिहार है, राजेंद्र बाबू का बिहार है। ऐसे कई धरोहर हमने लोगों को, विश्व को दिए हैं, इसलिए बिहारी अस्मिता लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वीडियो को आप नेशनल लाइव पर देख पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।